नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आरओ क्लास 12 से लेसन सेकंड जूझ हम पढ़ने जा रहे हैं। एक कहानी है जो कि आनंद यादव द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने अपने साथ घटित घटनाओं का संकलन किया है। बचपन में किस तरह पढ़ाई को लेकर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन कठिनाइयों में उन्होंने पढ़ाई की, उन सब का वर्णन इस कहानी के अंतर्गत है। चलिए शुरू करते हैं। जूझ का मतलब होता है कि अगर किसी कार्य को करते समय हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं को हम बहुत मुश्किल से पार कर पाते हैं तो उसे कहते हैं जूझ। आनंद यादव के साथ भी वैसा ही हुआ। वो बचपन में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके जो दादाजी थे वो चाहते थे कि वो खेती संभालें, पशु पक्षियों को संभालें और पढ़ाई लिखाई ना करें। लेकिन आनंद यादव इन सभी परिस्थितियों में और सभी संकटों का सामना करते हुए, जूझते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। ये हम इस कहानी के माध्यम से आज सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा। वीडियो बड़ा ज़रूर बनेगा, लेकिन डिटेल में आपको ये कहानी समझने को मिलेगी, क्योंकि आप 12th में हैं। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा परेशान करता है। इसके लिए आपको हर लेसन को बहुत ही विश्लेषण रूप से उसको पढ़ना चाहिए और सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की बोरियत महसूस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। किसका? आनंद यादव का। लेकिन दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, क्योंकि उनके दादाजी जो थे वो बहुत ही खड़ूस थे और वो नहीं चाहते थे कि घर का कोई सदस्य पढ़ाई लिखाई करे, क्योंकि उनको खेती में ज़्यादा लालच था और पढ़ाई उनको निरर्थक लगती थी। इसलिए मैं इस ताक में रहता मतलब इस कोशिश में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। ये खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते हैं। तो बच्चों, आपको भी पता है कि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। हम ना तो हम पहले के जैसे लोगों की तरह हम मेहनत कर पाते हैं, और जब हम मेहनत नहीं कर पाते हैं तो खेती से कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यही बात वो सोचते थे। कौन? आनंद यादव। कि पूरे मेरी सब पीढ़ियां ऐसे ही घाटे में ही जीती रही। काश मैं पढ़ लूँ तो 4 पैसे कमा लूँगा और घर अच्छे से आराम से चला पाऊँगा। इसके चलते वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन अपने दादा से डरते थे कि दादा को समझाए कौन। काश कोई उनको समझा दे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू ज़रा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। ये उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती। बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा गुड़ उससे निकलने लग जाता और भाव नीचे उतर जाते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता। हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। तो मतलब खेतों में जो गुड़ बनता था ईख से, उसकी वैल्यू कम होती थी, और उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का जो गुड़ रहता था उसको लोग ज़्यादा पूछते थे। तो लेखक का मानना है कि हम जो खेत में बनाते हैं, ईख से तैयार करते हैं गुड़, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था यदि ईख को कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ ज़रा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस
में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमेशा कोल्हू सबसे पहले शुरू हो जाता था। तो दादा चाहते थे कि सबसे पहले ईख की बुआई वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईख उपजाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भाव मिल सके। तो इस तरह से दादाजी का विचार था, लेकिन लेखक महोदय कुछ अलग ढंग से सोचते थे। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ। हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे मतलब आप जानते होंगे, गाँव में जो गोबर थापते हैं ना, गोबर की जो थेपड़ी होती है उसको कंडे कहते हैं। तो माँ धूप में कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। तो लेखक महोदय ने सोचा कि यही मौका है कि मैं माँ को अपने पढ़ाई के बारे में माँ के साथ कुछ विचार विमर्श करूं। माँ समझ जाएगी तो शायद दादाजी तक भी बात पहुंचा देंगी। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन की जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। तो माँ ने भी अपनी बेबसी बता दी कि मैं भी चाहती हूँ कि तू पढ़े लिखे, लेकिन जब भी पढ़ाई की बात करती हूँ तो वह एकदम सुअर की तरह गुर्राता है। अब खेती के सभी काम बीत गए, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। तो दत्ताजी राव जो रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे इंसान रहते हैं, तो वो कहते हैं कि जाकर तू दत्ताजी राव से बात कर और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और वो फिर दादाजी को समझा देंगे तो मैं पढ़ पाऊँगा। इस तरह से अपनी लाचारी व्यक्त करते हैं माँ के सामने। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तरफ वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। तो माँ भी बेचारी सोचती थी कि कैसे करूं, और माँ को लगता था कि मैं इसके साथ तो जा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। वह चाहती थी कि 7वीं तक कम से कम पढ़ ले, लेकिन उसका बस नहीं चलता था। तो बच्चों, ये बताना है कि माँ और आनंद यादव जो थे, वो पढ़ाई को लेकर किससे डरते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को ये विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। तो दादाजी थे, वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से बिताना चाहते थे, और लेखक महोदय को इसलिए नहीं भेजना चाहते थे कि ये पढ़ लिख गया तो फिर खेती कौन संभालेगा। दादा खुद मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए आनंद को खेती में धकेल दिया और उसकी पढ़ाई बंद कर दी, और पूरे दिन भर बाजार में रखमाबाई के पास बैठे रहते थे। माँ ने देसाई को ये विश्वास दिला दिया कि उनको पूरे दिन भर गांव में आज़ादी से घूमने के लिए मिलता रहे, इसके लिए आनंद का पढ़ना लिखना बंद करवा दिया। ये सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली, दोहराई मतलब रिवीजन, दौरान, तो मतलब जितना पढ़ाया है उसका मैं रिवीजन भी कर लूँगा, तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी
कर लूँगा और मैं परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेतों में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया। तो आनंद यादव को आप देख सकते हैं कि कितनी लगन थी कि कैसे भी करके मैं 2 महीने में जितना पढ़ा दिया उसका मैं रिवीजन कर लूँगा और अच्छे से पास भी हो जाऊँगा। तो बच्चों, ये लगन और ये इच्छा शक्ति हम सभी में होनी चाहिए, तभी हम किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरे। तो इस तरह से दत्ता जी बोलते हैं कि अब दोनों माँ बेटे जाओ और उनको मेरे पास भेजना और थोड़ी देर बाद में तुम भी आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने ये भी कहा कि हमने वहाँ आकर ये सब बातें कही हैं, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, ये बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, मुझे जो करना मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा, तू निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। तो इस तरह से दत्ता जी जो हैं उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। अधीरता से मतलब उत्सुक होकर कि क्या कुछ काम था जो मुझे बुलाया। तो माँ ने झूठ बोला कि मैं साग देने गई थी तो देसाई सरकार के यहाँ गई तो उन्होंने आपके बारे में पूछा और आपको बुलाया है। तो मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियाँ सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। तो दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। अच्छा। तो फिर आधा घंटा बीत गया तो माँ बोली कि अब बेटा तुम जाओ वहाँ पर, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही तुम्हारे दादा यहाँ पर आ जाएं थोड़ी देर बाद में तुम भी आ जाना। तो वो आनंद चले जाते हैं वहाँ पर। फिर क्या हुआ, मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? तो पूछा क्यों आया? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? तो इस तरह से बात शुरू करते हैं कि कैसे बात को आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि पहले से ही पता था कि किन परिस्थितियों में नहीं पढ़ रहा है, इसलिए वो बात को शुरू करने के लिए पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। लेकिन वह आनंद जो है निडर होकर बताता है कि 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नापा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई, मतलब हजामत बनाई कि खूब उनको डांटा फटकारा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देसाई के मल्ला मतलब खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने सुनाया। तो पहले मतलब देसाई के खेतों में काम करता था, लेकिन बाद में किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था और बाद में खेतों में मेहनत श्रम मतलब मेहनत नहीं करना चाहता था, फसल में लागत नहीं लगाता था और अपनी औरत और बच्चों को काम में जोतकर खुद गांव भर में घूमता रहता था मस्ती से और कुछ भी मेहनत नहीं करता था। इसलिए अपने बच्चे की पढ़ाई को भी उसने बंद करवा दिया। तो इस तरह से दत्ताजी राव ने मतलब दादा की हर एक बात को काटी और
आनंद यादव को बोलते हैं कि तू सवेरे से पाठशाला आएगा और कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर। किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम को हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इस तरह से बात की तो फिर दादाजी बोले मैंने मना कब किया, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकालकर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया। कैसी आदत है, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? तो इस तरह से दादा ने मतलब आनंद पर एकदम से झूठे आरोप लगा दिए। तो फिर आनंद ने जवाब दिया, नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा कर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ के कंडे थपवा लिए थे माँ से, और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। तो इस तरह से आनंद को तो पढ़ना था, इस तरह उन्होंने सफाई से जवाब दे दिया। तो हम ये वितान से पढ़ रहे हैं जूझ कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बंद कर सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में ही नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। तो इस तरह से दत्ता जी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जी मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद करा देना है क्या? तो इस तरह से दत्ता जी मतलब दादा को डांट रहे थे। जी आप कहते हैं तो मैं भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए, दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका बस नहीं चल रहा था। फिर खाना खाते दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए, 11 बजे तक पानी लग जाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना और सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से लेते आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत में आकर घंटा भर ढोर चराना। कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, मतलब एब्सेंट रह जाना चलेगा। तो इस तरह से दादा ने धौंस जमाई और शर्तें रख दी कि सुबह उठते ही बस्ता लेकर सीधा खेत जाना है, खेत का काम करके स्कूल जाना है, स्कूल से सीधे बस्ता घर पर रखकर घर आना है, और ये शर्तें मंजूर है तो पाठशाला जा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। हाँ खेत का काम होगा तो गैर हाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था, मतलब खुशी हो रही थी। हाँ इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। तो इस तरह से दादा ने शर्तों के साथ उसको स्कूल भेज दिया। हाँ ये दिन नहीं आया तो किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा। फिर रोते धोते पाठशाला फिर शुरू हुई। गर्मी सर्दी हवा पानी भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार ज़्यादा अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। फिर दोपहर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के हाजिरी रजिस्टर में लिखा रहा था। पहले ही दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के थे और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। मतलब जो लेखक से कम अक्ल के थे उनके साथ लेखक को बैठना पड़ रहा था। उसके साथ के जितने भी थे वो आगे निकल गए थे। फिर मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में कैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। मतलब सब पुरानी किताबें बस्ते में डालकर ले आया, ये भी नहीं पता कि ये काम की हैं कि नहीं, और ऐसे ही बैठ गया।
क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान ने लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। तो एक चौहान नाम का लड़का था जो कि लेखक की खिल्ली उड़ाता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, कक्षा में नए आए हो क्या। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, इस तरह से लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं, उसकी क्लास के बच्चे। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी, फट जाएगा। मन में ये सोचकर रुआंसा हो गया। रुआंसा मतलब रोने जैसी सूरत बना ली, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी आवाज़ निकाली। इतने में ही मास्टर आ गए। वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी, क्योंकि बेचारा बहुत दिन के बाद स्कूल गया था और गया तो वहाँ उसके साथ इस तरह की हरकत हुई तो एकदम से डर गया था। फिर रणवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे। मेरा है मास्टर, तू कौन है। मत जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने लगा तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह। मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। तो ये सब मतलब चौहान की शिकायत उसने कर दी। ये चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए उस मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछा और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। तो गमछा क्या होता है बच्चा, जो पतले कपड़ा होता है उसका तौलिया। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा। तो इस तरह से वह मस्ती करता है। कौन? चौहान। घर जाते सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा, मतलब इस तरह कैसे मेरे दिन निकलेंगे। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। तो इस तरह से मन उदास हो गया था और लेखक सोचने लगे कि क्यों ना अपना खेत में ही काम कर लूँ, क्या ज़रूरत है ऐसी पाठशाला में जाने की। सवेरा हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों में परिचय बढ़ गया, मतलब लड़कों से परिचय बढ़ गया, जान पहचान हो गई। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठी हुई थी। तो मंत्री नाम का जो मास्टर था वो इस तरह से था। फिर आगे बताते हैं कि वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता था, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान होता था। तो वसंत नाम का जो लड़का था वो बहुत ही अच्छा था। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा था। और दूसरी ओर ये भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की अपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई करने लगा। फिर कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। तो इस तरह से मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे और मतलब कक्षा में अपनी अच्छी पैठ आनंद ने जमा ली थी। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। फिर एक आते
सौंदलगेकर मास्टर, जो कि मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं में ही रम जाते थे। वे कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उनके साथ रसिकता थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी और साथ साथ वे अभिनय भी करते थे। लय, गति, ताल से गाते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनकर सुनाते थे। बीच में कवि यशवंत बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते थे। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों से प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव और गति, चाल और रस पीता रहता। तो मतलब जो एक थे मराठी के टीचर और बहुत अच्छी कविता सुनाते थे। लेखक को बहुत अच्छी लगती थी और लेखक भी उसमें डूब जाते थे। फिर सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता रहता। तो खेतों में भी लेखक इस तरह की कविताएं गाते रहते थे और क्यारियों में पानी देते रहते थे, साथ साथ कविता पर अभिनय करते रहते थे। तो उन्हें भान ही नहीं रहता कि वो कितना टाइम एक कविता पर लगाते थे। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, ढोर मतलब पशु चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलापन दूर हो गया। कैसे दूर हो गया? क्योंकि वो जो कविता विद्यालय में सुनकर आता था उन्हीं कविताओं को दोहराता रहता था और खुद भी कविता बनाने की कोशिश करता था। फिर अभिनय के साथ गाता था, चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। मतलब बड़ी क्लास के जो बच्चे थे उनके सामने लेखक को खड़ा किया, आनंद को, और इसकी कविताएं सुनवाई। तो मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। तो ये भी कवि थे मराठी के, सौंदलगेकर, और इसलिए वे विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। तो लेखक को आत्मविश्वास हुआ कि मैं भी एक अच्छा कवि बन सकता हूँ, क्योंकि जो भी कविता करते हैं वो सब हैं तो मनुष्य ही, सभी हाड़मास के ही प्राणी हैं। जब ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो इस तरह से विश्वास जागा। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। ये कविता और लता मैंने दोनों ही देखी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। तो इस तरह से जो आनंद है वो धीरे धीरे भैंस चराते चराते फसलों पर, फूलों पर तुकबंदी करने लगे और ज़ोर से गुनगुनाते भी थे और मास्टर को दिखाने भी लग गए। तो फिर पत्थर की शिला पर लिखते थे, कभी कभी भैंस पर भी लिख देते थे। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुँच देते। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाते थे। तो इस तरह से कविता एक एक करके आगे बढ़ते गए। मतलब फिर आगे बताते हैं कि किस तरह से वो अच्छे मतलब कवि भी धीरे धीरे बन गए थे। बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। मतलब इतना अधीर हो जाते थे कि कब सुबह हो और कब जाकर मास्टर को मेरी कविता दिखाऊं। लेकिन कभी कभी तो मास्टर के घर जाकर रात को ही दिखा देते थे। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं। तो ये सब बारीकियाँ वो अपने मास्टर से सीखते थे। अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी होता है,
शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं इस डर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया। जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी और उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। तो इस तरह से अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा और शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाज बजता रहता है। तो ये इस तरह से ये पाठ कंप्लीट होता है बच्चों। और किस तरह से जूझ मतलब प्रयास किया, कठिनाइयों का सामना किया, पढ़ाई को जारी रखने के लिए किस तरह से लेखक ने, आनंद ने कोशिश की, ये सब हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ी हैं और कुछ नई बातें हमें सीखने को मिली। हमारे अंदर भी उत्साह का संचार हुआ कि कितने भी मुश्किलें आ जाएं, कितने भी कठिन दौर आ जाएं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।